हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे सारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप मेरे सारे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियो को देखें। और ये हमारा थर्ड सेट है और ये मैंने जो क्वेश्चन आपसे ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फेस 4 से मैंने लिया है, यानी कि वॉल्यूम 4 बुक से मैंने ये क्वेश्चंस को उठाया है। तो आइए मैं देखता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। एक मिनट। किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे को रखने पर किस तरह के चुंबक का निर्माण किया जाता है। मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे को रखने पर किस तरह का चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चन को आंसर भी दीजिएगा और अब देखिएगा कि कितने प्रश्न आप खुद से सही कर पा रहे हैं। इससे आपको अपने अंदर का क्वेश्चन सही करने का तरीका भी मालूम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुम्बकीय, यानी कि थर्ड ऑप्शन। और मैं इस वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आपको एक मैं यहाँ पर फोटो दे दूंगा जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय और एक लो चुम्बकीय का कुछ अलग अलग तरह से निर्माण होता है, जिसे अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में भी बांटा गया है। तो वो अब मैं इसको यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दूंगा और आप इसे देख लेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक परमाणु के किसी अन्य तत्वों के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। मतलब कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्वों के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे कि एक परमाणु है हमारा कोई एक तत्व को मान लेते हैं, जैसे कि Ca कैल्शियम के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका +2 होगा। और अगर ये क्या कर सकता है, किसी अन्य तत्व से हम अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि कैल्शियम और क्लोरीन से, इसकी भी जो है इसकी संयोजकता शायद होती है -1। क्लोरीन, इसकी संयोजकता -1 होती है। तो इसमें क्या होगा कि इसे -1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है और ये हमारा धातु है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी ओर चला जाए, इस क्लोरीन की ओर प्रवाह हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं उसे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर डैश का निर्माण करती है। जल में अम्ल घुलने पर वियोजित होकर डैश का निर्माण होती है। तो यहाँ पर जल और अम्ल का जो घुलन करेंगे, घुलनशील होने पर किसका निर्माण होता है। जल जैसे H2O प्लस HCl, तो इसमें किसका निर्माण होता है। इसमें एक सीधी सीधी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें हमारा बनता है H3O प्लस क्लोरीन हमारा अलग हो जाता है। और ये जो H2 और ये 1H ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो जिससे यहाँ पर ये प्लस का निर्माण होता है। तो यानी कि ये हमारा आयन के निर्माण में टूटता है। तो इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर हमारा आयन का निर्माण होता है। देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है कि H+ सांद्रता, लेकिन H+ सांद्रता नहीं कहेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला करेक्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी गोलीय दर्पण तथा लेंस दोनों की फोकस दूरी कितनी है हमारा, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवत है, मतलब कि किस दर्पण और लेंस में जो है कि -15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। तो आपको नहीं मालूम है तो मैं ये बता दूं कि 2 दर्पण और 2 लेंस होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक अवतल दर्पण और अवतल लेंस, और फिर इसके बाद आपका आता है उत्तल
अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, तो ये दोनों की ही इक्वल टू है। जैसे कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस में इसकी फोकस जो दूरी होती है, क्षमता, इसकी होती है ऋणात्मक और उत्तल की होती है धनात्मक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है, और जो है उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस उसकी फोकस दूरी धनात्मक की ओर होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि किसी पत्थर पर हम किक मारते हैं तो हमें चोट लगती है, इसका क्या अर्थ निकलता है? यानी कि जब हम किसी पत्थर पर किक मारेंगे तो हमें चोट लगती है, तो इसका क्या अर्थ है? तो जब किसी पत्थर पर हम चोट मारेंगे तो साधारण सा बात है कि ये हमारा एक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर प्रतिक्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए कि ये जैसे कि ये पत्थर है, एक गोल सा पत्थर है, और ये एक कोई व्यक्ति है, और अगर ये पत्थर को किक मारेगा तो माने कि ये अपने द्वारा एक क्रिया कर रही है, ये खुद से एक क्रिया कर रही है, और इधर से एक हमारा प्रतिक्रिया हो रहा है, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ। यहाँ पर न्यूटन का हमारा थर्ड लॉ का काम देखने को मिल रहा है, इनके थर्ड लॉ यहाँ पर कार्यरत है। चलिए अब आते हैं अगले वाले पे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन जब नहीं हो, यानी कि ऑक्सीजन यानी अनाऑक्सी श्वसन, इसको भी कहते हैं, इसको कहा जाता है अनाऑक्सी श्वसन, अनाऑक्सी श्वसन कहते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहा जा रहा है कि पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है, किस जीव में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ईस्ट, यानी कि डी वाला, सॉरी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ईस्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें पाइरूवेट का विभाजन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में होता है, तो हम जानते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं, इसको अनाऑक्सी श्वसन कहते हैं, अनाऑक्सी श्वसन भी इसको कहा जाता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्यरत है। अब आते हैं अगले वाले सवाल पर। फ्लोएम में भोजन का संवहन किस दिशा में होता है? अगर आप ये क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि फ्लोएम भोजन का संवहन करती है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि फ्लोएम में भोजन का संवहन किस दिशा में होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपके 4 ऑप्शन है, ऊपरी मुखी या अधोमुखी, एक मिनट, ऊपरी मुखी या अधोमुखी, शीर्ष की तरफ, दोनों दिशाओं में, या शीर्ष से आधार की ओर। तो इस सवाल का आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा दोनों दिशाओं में होता है, यानी कि फ्लोएम में भोजन का जो संवहन होता है वो दोनों ही दिशाओं में होता है, यानी कि जड़ से ऊपर की ओर भी और शीर्ष से आधार की ओर भी हमारा संवहन होता है। इस तरह का हमारा एरो दे करके मैं आपको बता दिया हूँ, और अगर मुझे फ़ोटो मिलेगा तो मैं इस वीडियो पर आपको, मतलब कि इस क्वेश्चन पर एक फ़ोटो भी दे दूँगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहीं कहीं आपको या तो दोनों दिशा ना दे करके इसमें केवल ये भी दे सकता है शीर्ष से आधार की ओर,
ये भी आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये वाला ऑप्शन हमारा ना रहे सी, तो हम इसको मारेंगे, लेकिन जब ये हमारा सी है तो हम सी को ऑप्शन मारेंगे राइट। आते अगले प्रश्न पर। कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? तो ये जो इसके 4 ऑप्शन है, और जिप्सम, वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा। तो इसमें आपको सभी का फॉर्मूला याद रखना होगा, जिससे कि आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। बाकी बात इन सभी में क्रिस्टलीकरण का पानी होता है, जैसे कि इसमें हो जाता है, जिप्सम में हो जाता है प्लस 2H2O, वॉशिंग सोडा में हो जाता है हमारा 10H2O हो जाता है। यही सब पूछा जाता है कि किसी में ये भी पूछ देता है कि वॉशिंग सोडा के एक जल में कितने अणु होते हैं, तो 10 कहेंगे। और कॉपर सल्फेट में हो जाता है हमारा 7H2O। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। लेकिन बेकिंग सोडा पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। वसा का पैसीकरण कौन करता है? ये जो सवाल है हमारा, वसा का पैसीकरण कौन करता है? ये जो है वसा को कौन तोड़ता है, ये कहने का मतलब है कि पैसीकरण मतलब इसका विखंडन, यानी कि इसका विखंडन कौन करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पीत लवण। पीत लवण जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बल्कि क्षुद्रांश और अग्नाशय रस, क्षुद्रांश और अग्नाशय रस क्या करते हैं, ये दोनों वसा को पचाते हैं। कब? जब वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़े जाते हैं, और ये छोटे छोटे कणों में ये पीत लवण ही इसे तोड़ता है। और ये पीत लवण कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पीत लवण का स्रावन यकृत से होता है। और वसा को पचाने का काम एक लाइपेज एंजाइम का कार्य रहता है, वो वही वसा को पाचन करता है। और क्षुद्रांश और अग्नाशय रस, इसी से ही वो एंजाइम का स्रावन होता है। अब आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। वृत्ताकार मार्ग पर नियत वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन किसके कारण होती है? तो ये बात जान लें कि वृत्ताकार मार्ग पर यदि कोई गति कर रही है तो इसके वेग में भी परिवर्तन होती है। तो इसके वेग में परिवर्तन केवल इसकी दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि यह हर दिशा में ये क्या करेगी, अपनी इस दिशा से आ रही है, तो फिर ये अपने ये दाएं या बाएं की ओर चली जाएगी। फिर ये सीधा जाते जाते तो फिर ये बाएं की ओर, इस तरह से हर बार बाएं की ओर ये घूमती रहेगी और एक वृत्ताकार पथ का निर्माण करेगी। तो ये गति की दिशा के कारण इसके वेग में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। और इस गति को भी हम लोग वृत्तीय गति भी कहते हैं। वृत्ताकार पथ पर जब नियत वेग के साथ कोई दौड़ता है तो उसके वृत्तीय गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्त में करने वाली गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। अब आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। गति की दिशा तथा विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है? असंतुलित बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल और खिंचाव बल। मतलब कि गति की दिशा तथा विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करेगा। यदि इस तरह से गति की दिशा हमारी हो रही है, आगे की ओर पूर्व की ओर हम जा रहे हैं, और तथा इसकी विपरीत दिशा में कोई बल कार्य करता है, तो इस तरह के बल को क्या नाम दिया गया है? तो इस तरह के बल को कहा जाता है घर्षण बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी और ये सब कोई बल सही नहीं है हमारा आंसर के लिए। अगले वाले सवाल पर। माइटोकॉन्ड्रिया किसका उत्पादन करती है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किसका उत्पादन करती है? तो इसमें हमारा जान लेना बहुत ज़रूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा एटीपी और प्रोटीन का निर्माण करती है। यानी कि एटीपी और प्रोटीन का निर्माण करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बोलेंगे हम सी बोलेंगे, सी नंबर। प्रोटीन
दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं किससे बनी होती हैं? दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं जो है किससे बनी होती है? जीवित कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं, हरित उत्तक एवं उत्तकी पौधे। तो दृढ़ उत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा तीन उत्तकों में विभाजित किया गया है, यानी कि विभाज्य उत्तक और सरल अस्थायी उत्तक को 3 उत्तकों में विभाजित किया गया है। एक पेरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। तो ये इसी स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पूछ रहा है कि दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं किससे बनी होती है। तो इसकी कोशिकाएं जो बनी होती है वो मृत कोशिकाएं, मृत की डेड सेल की बनी हुई रहती है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। और ये जीवित कोशिकाएं से ये वो पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा का निर्माण होता है। बस हरित उत्तक का दूसरा पेरेनकाइमा का दूसरा नाम हरित उत्तक है। तो आ जाते हैं अगले वाले प्रश्न पर। गति के समीकरण में तीसरा समीकरण कौन सा है? गति के समीकरण में तीसरा समीकरण हमारा कौन सा है? इसका तो आपको गति का ये मालूम होना चाहिए। गति का 3 समीकरण है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 समीकरण है। तो इसमें ये वाला हमारा हो जाएगा पहला, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है और ये वाला हमारा हो जाएगा तीसरा समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बल्कि ये जो दिया हुआ ये हमारा रॉन्ग है, इसलिए ये इसको मतलब कि ये देखिए यह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, जबकि समीकरण होता है 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले वाले सवाल पर। इस सवाल पर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिया है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यहाँ पर आप सवाल को पहले बढ़िया से समझेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। ध्वनि तरंग यानी कि 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि किसी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? हमसे आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ जो दिया हुआ है ये v दिया हुआ यानी कि मीटर पर सेकंड है, तो मतलब कि हमारा गति है यानी वेलोसिटी है, और ये हमारा तरंग दैर्घ्य तो हमसे पूछ रहा है आवृत्ति। तो इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू n लैम्डा। तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य को दर्शाता है, n आवृत्ति को दर्शाता है और v वेलोसिटी को दर्शाता है, यानी कि ध्वनि की गति को दर्शाता है। तो इस पर हम ये समीकरण यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इस पर बैठा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा 339 बाय 1.5 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो इसको क्रॉस कर देंगे 1.5 बटा 100 और ये पॉइंट को उठने से ये 1 0 आ गया हमारा, यानी कि 15/1000। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया मीटर में। तो अब हम इसमें फिर से बैठाना पड़ेगा, हमारा मीटर याद रखना होगा कि 15/1000 है। तो इसके लिए क्या गया था 339 ऊपर में 339 इंटू 1000/15। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा, यानी 22600 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। आते हैं अगले वाले सवाल पर। जड़त्व के बारे में गलत कथन का चुनाव करें। जड़त्व के बारे में कौन सा कथन यहाँ हमारा गलत है उसी का चुनाव करना है। मतलब कि 3 हमारा सही विकल्प है और 1 जो है वो गलत विकल्प है, तो गलत वाले विकल्प का चुनाव करना है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जड़त्व एक निकाय का गुणधर्म है
जो विश्राम स्थिति में रहता है, मतलब कि जड़त्व किसी निकाय का वो गुणधर्म है जो विश्राम स्थिति में रहती है। ये भी सही है हमारा, ये कथन हमारा सही है। अब दूसरे कथन पे आते हैं कि जड़त्व एक निकाय का गुणधर्म, मतलब कि ये भी वही कहना चाह रहा है कि जड़त्व वो गुणधर्म है जो गतिमान स्थिति में रहना चाहती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन, ये भी हमारा विकल्प सही है। तीसरे वाले पे आते हैं कि जड़त्व एक निकाय का गुणधर्म है जो एक दिशा में गति में रहना चाहती है। मतलब कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा, इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हमारा दिशा का बात कर दिया है, लेकिन वो कंफ्यूज के लिए है, जबकि ये भी गति कर रही है। जड़त्व का मापन किलोग्राम में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि जड़त्व का जो मापन होता है वो हम लोग द्रव्यमान में करते हैं। वो किस में करते हैं? हम लोग द्रव्यमान में करते हैं, ना कि हम लोग किलोग्राम में करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, जो ये हमारा सही है, लेकिन ये गलत कथन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।